बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से। करंट इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली क्या है भाई? करंट से बात शुरू करेंगे। करंट हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, चार्जेस रेट हर वो चीज जो टाइम से डिवाइड हो जाए। मतलब करंट किसके बराबर है भाई? करंट बराबर होता है हमारे पास चार्ज अपॉन टाइम के। करंट हमारे पास दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे तो करंट ज्यादा होगा, और दूसरा हमारे पास स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये दो चीज़ों पे करंट हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है। करंट है क्या? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। क्या फॉर्मूला है करंट का? चार्ज अपॉन टाइम। अच्छा, हमारे पास अगर हम करंट की बात करें, इसको दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं। पहली चीज हमारे पास एक कन्वेंशनल करंट। भाई कन्वेंशनल क्या है? एक अजम्पशन है। पहले इस पे पूरे लॉज बनाए गए कि भाई करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल पे फ्लो करता है, ये कन्वेंशनल करंट होता है। Conventional current is considered to flow from positive to the negative terminal of the battery. Well, when we talk about electron flow, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पास होते हैं वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पे फ्लो करते हैं। अगर तो पेपर में करंट की डायरेक्शन बनाने को आए तो आप हमेशा ये ड्रॉ करते हो, अनटिल एंड अनलेस वो स्पेसिफाई ना करे कि मुझे इलेक्ट्रॉन फ्लो बना के दिखाओ, आपने हमेशा ये डायग्राम ही बनानी है कन्वेंशनल करंट की। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा, करंट को अगर हम एक और तरीके से क्लासिफाई करें तो करंट कैन बी क्लासिफाइड एज डायरेक्ट करंट एंड ऑल्टरनेटिंग करंट एज वेल। बच्चों, जो डायरेक्ट करंट होता है हमारे पास, ये वो करंट होता है जो सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बचपन में हम जो रिमोट कंट्रोल कार्स से खेलते हैं या रिमोट कंट्रोल्स टीवी के रिमोट्स में जो हम सेल्स डालते हैं, बैटरी डालते हैं, दे ऑल गिव अस अ डायरेक्ट करंट, or even some direct current supplies as well, they give us direct current. This direct current, जैसे अगर मैं इसका करंट का ग्राफ बनाऊं तो हमारे पास जो ग्राफ होता है वो हमेशा एक डायरेक्सिस के ऊपर या फिर एक्सिस के नीचे होता है। इट ऑलवेज फ्लोज इन वन डायरेक्शन। एक्सिस के नीचे कब होता है बेटा? जब मैं कनेक्शन ऑफ द बैटरी को रिवर्स कर दूंगा तो करंट दूसरी तरफ जाएगा, बट ये कभी भी इससे ऊपर नहीं जाएगा, ये एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, इससे नीचे कभी नहीं जाएगा। ठीक हो गया जी। अदर देन दैट, जब मैं ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करता हूँ तो ऑल्टरनेटिंग करंट में डायरेक्शन ऑफ द करंट बहुत मर्तबा चेंज होती है एक सेकंड में, और ये करंट हमारे पास एसी सप्लाई से आता है जो हमारे घरों में आ रहा होता है। अगर मैं ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ बनाऊं तो हमारे पास ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा कि भाई पहले ये पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव हो गया करंट, फिर पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो गया। तो एज अ टाइम पासिस द करंट डायरेक्शन चेंजेस, कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है। फायदे नुकसान बेटा, ऑफ कोर्स हमारी सारी डिवाइसेस, हमारे घर में जो अप्लायंसेस होती हैं, सब ऑल्टरनेटिंग करंट पे डिज़ाइन होती हैं। एंड डायरेक्ट करंट जो होता है, इसके लिए डिफरेंट अप्लायंसेस दे आर वर्किंग विद डायरेक्ट करंट। दिस डायरेक्ट करंट वाज इन्वेंटेड विद बाय थॉमस एडिसन, बड़े मशहूर साइंटिस्ट है, और निकोला टेस्ला वाज द पर्सन जिन्होंने ऑल्टरनेटिंग करंट इन्वेंट किया था फॉर जनरल नॉलेज पर्पस। क्या था करंट भाई? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। कितने तरीके का होता है? डायरेक्ट करंट होता है या ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट जो एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, ऑल्टरनेटिंग करंट जो बहुत सारी मतलब बोथ डायरेक्शन में फ्लो करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। बेटा हमारे पास अब बात आती है वोल्टेज की। वोल्टेज इन वेरी इजी वर्ड्स इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बात आपने पेपर में नहीं लिखनी, ये समझ के लिए है कि इलेक्ट्रिसिटी की ताकत को हम वोल्टेज बोलते हैं। इट्स बेसिकली द एनर्जी दैट अ कूलम चार्ज हैज़ इन अ सर्किट। एक कूलम चार्ज के पास जो एनर्जी होती है वो हमारे पास वोल्टेज होता है। बेटा चार्ज का ऐसा यूनिट है कूलम। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वाली वीडियो में आपको मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया था। हमारे पास जो वोल्टेज है वो दो चीज़ों का आंसर आता है। एक हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का आंसर आता है वोल्टेज, और दूसरा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस का आंसर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ? इट इज बेसिकली द एनर्जी दैट अ यूनिट चार्ज रिक्वायर्स टू मूव इन अ कंप्लीट सर्किट। मैं कहता हूं भाई एक चार्ज ने पूरे सर्किट में घूमने के लिए जो एनर्जी उसे चाहिए होगी, दैट इज नोन एज एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और अगर मैं बात करूं कि हमारे पास एक चार्ज को यहाँ से यहाँ जाने में कितनी एनर्जी लगी या यहाँ से यहाँ जाने में कितनी एनर्जी लगी, सो द एनर्जी कन्वर्टेड पर यूनिट चार्ज व्हेन पासिंग बिटवीन एनी स्पेसिफिक टू पॉइंट्स, दैट इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस।
हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है, ये जो वोल्टेज होता है ये हमेशा बैटरी का होता है, क्योंकि बैटरी एक जिसे कहते हैं जनरल चीज़ है। या पावर सप्लाई का ईएमएफ होता है, या हमारे पास जनरेटर्स का ईएमएफ होता है। ये हमारे पास वो एनर्जी है जो एक चार्ज को देनी है पूरे सर्किट में घुमाने के लिए। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या हो गया भाई? ईएमएफ इज इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों बेटा ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट जो होता है, ये हमारे पास वोल्टेज ही होता है। दोनों वोल्टेज वोल्ट्स में मेजर होते हैं, ठीक है जी। हमारे पास ये पोटेंशियल डिफरेंस भी वोल्ट्स में मेजर होता है, हमारे पास ईएमएफ भी वोल्ट्स में मेजर होता है। मूविंग फॉरवर्ड, अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस हमारे पास हिंड्रेंस होती है फ्लो ऑफ चार्जेस में। अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास एक चार्ज फ्लो करना चाहता है और कोई चीज उसको रोक रही है, दैट इज रेजिस्टेंस। पेपर में बेटा ये बात नहीं लिखनी। पेपर में क्या लिखना है? बेसिकली रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट। रेजिस्टेंस हमारे पास रेशियो ऑफ वोल्टेज टू करंट होता है। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी आई, ठीक है जी। रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई। इट्स द रेशियो वी अपॉन आई इज रेजिस्टेंस। अगर एक जनरल एग्जाम्पल करते हैं, अगर एक सर्किट में मुझे ईएमएफ दिया हुआ है, दैट ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 10 वोल्ट्स और करंट इस सर्किट में 4 एम्पियर है और रेजिस्टेंस मांगी हुई है, तो आप क्या बोलोगे? रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन करंट। वोल्टेज बैटरी का कितना है? 10 है, और करंट सर्किट में कितना है? 4 है। 10 डिवाइड बाय 4 दैट्स 2.5 ohms. Ohms is basically the SI unit of resistance. रेजिस्टेंस हमेशा ohms में मेजर की जाती है। अगर EMF 20 वोल्ट है, करंट 2 है, तो 20 डिवाइड बाय 2 दैट्स 10 ohms. तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, दैट्स रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन करंट। हम लोग जब एक वायर की बात कर रहे होते हैं ना बेटा, तो हमारे पास कुछ फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर को अफेक्ट करते हैं। उसमें सबसे पहला फैक्टर हमारे पास लेंथ ऑफ अ वायर है। बेटा इन केस मैं एक बात कह रहा हूं कि मेरे पास एक, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है जी, देयर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स, और मैं कहूँ बेटा आपने एक जो है केव में से गुजर के जाना है एंड यू नीड टू बी एट दिस पॉइंट। आप इस केव में से गुजर के जाते हैं और यहाँ तक पहुँचते हैं, एंड देयर इज अनदर केव जिससे आप गुजर के इस पॉइंट तक पहुँच सकते हैं। जो मेरे पास फर्स्ट केव है वो यहाँ से, इसका ये जर्नी है, रेड वाला जर्नी है, ठीक है जी। और जो मेरे पास दूसरी केव है, इसका ये जर्नी जो है, ये हमारे पास ये पर्पल वाला जर्नी है। अगर बेटा मैं एक बात आपसे पूछता हूँ कि कोई भी ज़हीन अक्लमंद बच्चा होगा ना, वो कभी भी रेड वाला जर्नी इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि इसमें उसको यहाँ से चल के इतना लंबा घूम के जाना पड़ रहा है और यहाँ से ये डायरेक्ट पहुँच जाएगा। तो हमारे पास जब ज़्यादा चल के जाएगा तो ज़्यादा थकेगा तो ज़्यादा रेजिस्टेंस का सामना फेस करना पड़ेगा। तो बिल्कुल इसी तरीके से जो हमारे पास करंट है वो ज़्यादा थकना नहीं चाहता। तो अगर एक वायर बहुत लंबी होगी लेंथ में, तो उस चार्जेस को ज़्यादा तक पहुँचना पड़ेगा, और अगर छोटी सी वायर होगी तो ये जल्दी पहुँच जाएंगे। तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है जब मैं वायर की लेंथ बढ़ाता हूँ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। दूसरा फैक्टर जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करता है बेटा, वो हमारे पास वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। अगर मैं फिर आप लोगों से एक बात कहूँ कि मेरे पास बहुत सारे बंदे हैं, इतनी सी जगह से गुजर के जाएंगे, तो बेटा ये जब जा रहे होंगे तो ये टक्कर मार मार के कितनी रेजिस्टेंस का सामना फेस करना पड़ेगा। और अगर मैं यही जगह ज़्यादा कर दूं तो बड़े स्मूथली ये लोग गुजर जाएंगे। तो सेम बेटा चार्ज और करंट को भी यही मसला होता है। अगर करंट के पास जगह ज़्यादा होगी तो चार्जेस बहुत इजीली फ्लो कर जाएंगे, और अगर करंट के पास जगह कम होगी तो चार्जेस का फ्लो कम हो जाएगा, देयरफॉर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बेटा हमारे ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से। अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी,
और अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। मूविंग फॉरवर्ड बेटा, हमारे पास जो है थर्ड फैक्टर जो अफेक्ट करता है बेटा रेजिस्टेंस को, दैट इज टेम्परेचर। बेटा टेम्परेचर अगर बढ़ाता हूँ वायर का तो उस वायर के अंदर जो एटम्स हैं, जो पॉजिटिव एटम्स हैं सराउंडेड बाय सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स, वो एटम की स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो उनकी कोलिजन बढ़ जाएगी, वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे, विच बेसिकली डिस्टर्ब्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। याद रखना, अगर एक गर्म वायर हो जाएगी तो बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग टेम्परेचर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिस्टर्ब विच कॉजेज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर टू इंक्रीज। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी। बात को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पास अगर मैं ये दो रिलेशनशिप लेंथ का और क्रॉस सेक्शन एरिया का, इन रिलेशनशिप को कंबाइन करूं तो हमारे पास रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर मैं इनको कंबाइन करता हूं तो देन आई फॉर्म अ फॉर्मूला जिसमें हमारे पास एक कांस्टेंट होता है जिसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। दिस रेजिस्टिविटी इज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। हमारे पास हर मटेरियल की एक अपनी रेजिस्टिविटी होती है एंड दिस रेजिस्टिविटी डिपेंड्स कि भाई मटेरियल कितना अच्छा कंडक्टर है। अगर कंडक्टर कोई चीज़ बहुत अच्छी होगी तो उसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू कम होगी, और अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी कंडक्टर नहीं होगी, वेदर इट्स एन इंसुलेटर, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी विल बी वेरी हाई। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सिलेबस डायरेक्टली, बट कॉमन नॉलेज के लिए दिस फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। मूविंग फॉरवर्ड, ओम्स लॉ क्या कहता है भाई? ओम्स लॉ ये स्टेट करता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। अगर एक कोई भी चीज़ ओम्स लॉ फॉलो करती है तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। आसान लफ्ज़ों में, अगर मैं वोल्टेज को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रहा हूँ करंट से तो V इज इक्वल्स टू I, और इसमें कांस्टेंट हमारे पास रेजिस्टेंस ऐड हो जाती है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट होता है V इज इक्वल्स टू IR। अगर मैं एक ओमिक कंडक्टर के ग्राफ की बात करूं तो हमेशा इसका VI ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि मेरे पास रेजिस्टेंस क्या थी हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, रेजिस्टेंस इज वोल्टेज अपॉन करंट। अगर VI ग्राफ में वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी हायर अगर ग्राफ स्टीप है, VI ग्राफ स्टीप है, और वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विल बी लोअर अगर ग्राफ की स्टीपनेस कम है। अगर मैं एक्सिस फ्लिप कर दूं, मैं एक IV ग्राफ बनाऊं, तो बेटा खुद सोचो, अगर मैं एक्सिस फ्लिप करूंगा, इफ आई चेंज द एक्सिस, तो I अपॉन V मुझे 1 अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू देता है। देयरफॉर जितना ग्रेडियंट कम होगा उतनी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, क्योंकि वोल्टेज इस पॉइंट पे ज़्यादा है, करंट इस पॉइंट पे कम है। द रेशियो ऑफ वोल्टेज ऑफ करंट इज इंक्रीजिंग, तो रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग एज द ग्रेडियंट ऑफ IV ग्राफ इज डिक्रीजिंग। इस बात को जहन में रखिएगा बेटा, VI ग्राफ में स्टीपनेस ज़्यादा होने से ग्रेडियंट रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है, और IV ग्राफ में स्टीपनेस कम होने से रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर हमारे पास सिलेबस में देयर आर 3 नॉन ओमिक कंडक्टर्स जिनके बारे में हमने पढ़ना है। पहली चीज़, हमारे पास एक फिलामेंट लैंप होती है बेटा। फिलामेंट लैंप का सर्किट सिंबल, ये बल्ब का सर्किट सिंबल हमारे पास ऐसा होता है, दिस अ सर्किल और इसके बीच में वी मेक अ क्रॉस। बेटा ये जो येलो वाला बल्ब आप देखते हो बेकरीज में, ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और जब भी कोई चीज़ हमारे पास गर्म होती है, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ समथिंग, द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। तो फिलामेंट लैंप के लिए हमारे पास जब टेम्परेचर ऑफ फिलामेंट लैंप इंक्रीज होता है तो उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। खुद सोचो, जब रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी बेटा तो VI ग्राफ में मैंने कहा भाई वोल्टेज और करंट का रेशियो हमारे पास रेजिस्टेंस होता है, तो इस पॉइंट पे ग्राफ की स्टीपनेस कम है और इस पॉइंट पे ग्राफ की स्टीपनेस ज़्यादा है। इसका मतलब हमारे पास रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे ज़्यादा है और इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस कम है।
तो फॉर अ फिलामेंट लैम्प द कर्व इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग इन अ वीआई ग्राफ। दिस शोज कि भाई वक्त के साथ साथ रेजिस्टेंस क्या हो रही है फिलामेंट लैम्प की, बढ़ रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यही बात अगर मैं आईवी ग्राफ पे बनाऊं तो हमें पता है कि भाई आईवी ग्राफ में हम लोग एक्सिस को फ्लिप करते हैं तो हमारे पास आईवी ग्राफ की रेजिस्टेंस जो है, ग्राफ का ग्रेडियंट कम हो रहा है। दिस शोज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। तो इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है और इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि इस पॉइंट पे ग्रेडियंट ज़्यादा है आईवी ग्राफ का। आईवी ग्राफ ऑपोजिट होता है, इसमें जितनी कम स्टीप लाइन होगी उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ होंगी। मेरे ख्याल से इस बात में कोई परेशानी नहीं होगी। मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास जो सेकंड कंपोनेंट हम लोग पढ़ेंगे ये एक थर्मिस्टर कहलाता है। थर्मिस्टर का जो सर्किट सिंबल है मेरे बच्चों, वो हमारे पास इस तरीके का होता है। थर्मिस्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेजिस्टर। इसकी खास बात ये है बेटा कि ये जब गर्म होता है तो इसकी रेजिस्टेंस कम होती है। फिर से सुनना, थर्मिस्टर जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे इस थर्मिस्टर की रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। देयरफॉर वक्त के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ाने पे इसकी रेजिस्टेंस कम हो रही है, मतलब वी आई ग्राफ का ग्रेडियंट कम हो रहा है और आई वी ग्राफ का ग्रेडियंट बढ़ रहा है। दिस शोज अ डिक्रीज इन रेजिस्टेंस फॉर अ थर्मिस्टर। बेटा ये थर्मिस्टर आप लोगों के घरों में जो थर्मोस्टेट है उनमें लगा होता है, टेम्परेचर कंट्रोलर सर्किट्स में लगा होता है, ताकि वो करंट के फ्लो को उस तरीके से वेरी कर सकें जब टेम्परेचर बढ़े तो हमारे पास करंट फ्लो कर पाए, और जब टेम्परेचर कम हो तो करंट फ्लो ना कर पाए बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस। ये सब चीज़ें थर्मिस्टर हमारे पास इन सब कामों में आता है। जो तीसरा कंपोनेंट बेटा हम लोग आज स्टडी करेंगे नॉन ओमिक कंडक्टर का, वो हमारे पास डायोड कहलाता है बेटा। डायोड एक ऐसा कंपोनेंट है जो कन्वर्ट करता है बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में। आसान लफ्जों में डायोड करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करवाने देता है। बेसिकली अगर मैं एक ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई दूं डायोड को, तो वो उसको सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करवाने देगा और बीच में गैप्स आ जाएंगे। इसको क्या कहते हैं, ये फ्यूचर का बहुत किस तरह कन्वर्ट करते हैं और इन गैप्स को कैसे रिमूव करते हैं, ये आप ए लेवल्स में पढ़ोगे रेक्टिफिकेशन में। दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ आवर टुडेज टॉपिक। तो हम आज सिर्फ इतनी बात करते हैं कि भाई डायोड हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। इसका ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से बनेगा जब ये कन्वर्ट कर देगा, और इसका वी आई या आई वी ग्राफ हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनता है जो यहाँ आके बिल्कुल एक्सेस को टच करती है। दिस शोज के करंट दूसरी डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकता, सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। ये वी आई ग्राफ, ठीक है बेटा।